आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से संबंधित यानी कंज्यूमर बिहेवियर को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना क्या है, उसके बाद हम लोग इसको आगे डिटेल्स में करेंगे। ये लगातार 1 महीने के क्लास आपका होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार। क्या बोलेंगे? उपभोक्ता व्यवहार। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है, तो अगर हम देखें कि हम यूपीएससी के बीपीएससी ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीपीएससी का जो ऑप्शनल है, यानी कि जो बीपीएससी का जो ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, उसमें एक टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। उसमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए, उसमें सबसे पहला पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके अंदर पढ़ना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब ये जो देखें, दोनों क्वेश्चन इसी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसे गोसेन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। और जो देखते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे गोसेन सेकेंड लॉ भी कहते हैं। इसमें से देखिए एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन पूछा है, यार आता है एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाएं। यहाँ एक क्वेश्चन एक बार पूछा है। अगर बीपीएससी के ऑप्शनल का प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन पूछता है कि डिराइव द डिमांड कर्व थ्रू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, उससे डिमांड कर्व को डिराइव करना है। एक क्वेश्चन बहुत और पूछा है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से क्या समझते हैं, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से क्या समझते हैं, और कहता है डिराइव द डिमांड कर्व थ्रू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्लियर है? तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके बाद हम लोग को इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड भी पढ़ना है। थ्योरी ऑफ उपभोक्ता व्यवहार में थ्योरी ऑफ डिमांड यानी मांग के सिद्धांत पढ़ना है। इसके बाद इसी में है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम लोग होते हैं हिंदी में मांग के सिद्धांत। इसको बोलते हैं मांग की लोच। क्या बोलते हैं? मांग की लोच। ये हो गया। इसके बाद एक टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं ए 3 नंबर ले लीजिए, 4 नंबर 4 ले लीजिए, 5 नंबर में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, डेट मीन्स कि हिंदी में कहते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण।
क्या बोलेंगे, उदासीनता वक्र विश्लेषण। तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन का क्या पैटर्न है जरा आप देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। देखिए जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इसमें से जो पढ़ना है सबसे पहले तो आप मीनिंग से पढ़ते हैं, एजम्पशंस पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, इसकी जो विशेषताएं उसका वर्णन करें, एक्सप्लेन द इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टी। या दूसरा क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। या कहीं इसके अंदर ही आपको पढ़ना है, देखिए बता रहे हैं किसको बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट पहला। दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और आपका जो है तीसरा नंबर में है वो आपका जो है इनकम इफेक्ट। इससे भी क्वेश्चन कई एक बार पूछा है। साथ ही साथ आपको बजट लाइन पढ़ेंगे, इसमें एंजल कर्व क्या है पूछा है, आईसीसी क्या है, इनकम कंजम्पशन कर्व, ये इसको हम लोग डिटेल्स में करेंगे। यानी इंडिफरेंस का काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम लोग एकदम विस्तार शुरुआत से करते हैं, और ये लगभग जो है 1 महीने के क्लासेज, मतलब कि 15 क्लास आपका लगेगा। और इस 15 क्लासेज में आप इस टॉपिक पर अच्छे तरीके से कमांड करके जितने भी क्वेश्चंस आपका बना है सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभी शुरू करने जा रहे हैं, आपको जितना समय लगे, आधा घंटा लगे, 30 मिनट लगे, 35 मिनट लगे, क्लास में लगातार बने रहिए और आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, एकदम बेसिक शुरुआत से हम लोग पढ़ रहे हैं आज, शुरू से एकदम। देखिए हम लोग शुरू करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस से, यूटिलिटी एनालिसिस यानी इसको कहते हैं उपयोगिता विश्लेषण से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जो ये टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। तो कंज्यूमर, हम एक कंज्यूमर है, आप एक कंज्यूमर है। तो पहले एकदम बेसिक से सीखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो टॉपिक वहीं शुरू करते हैं, उसका शुरू करेंगे। तो लिखिए मीनिंग्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग्स ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, लिखिए मीनिंग्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन का अर्थ, मीनिंग्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन का अर्थ, मीनिंग्स ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। लिखें, चलिए लिखिए उपभोक्ता कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to the point, consumer equilibrium refers to the point where consumer gets maximum level of satisfaction in his given income। उपभोक्ता संतुलन वह बिंदु है जहां पर उपभोक्ता को अपने दिए हुए आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है ना। हर कंज्यूमर चाहता है कि जो उसका इनकम है उस इनकम में उसे अधिकतम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करें। जैसे आप हमारे पास पढ़ने आते हैं तो आप जो फ़ी पे करते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको जो है इसमें अधिकतम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। अधिकतम सेटिस्फैक्शन मतलब कि आपने सोचा होगा हम सर को जो पे किए हैं पैसा उसमें हम समझ जाएंगे, इसी को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को, लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता अपने दिए हुए आय में प्राप्त करना चाहता है। तो इसी को टॉपिक को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू डिफरेंस प्रेफरेंस थ्योरी। एक टॉपिक छूट गया था,
आपको बीपीएससी में रिवील प्रेफरेंस थ्योरी से भी एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग विस्तार से करेंगे। बने रहिए आप लोग लाइव क्लासेज में। चलिए देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं यूटिलिटी। यहाँ से शुरुआत किए थे आज के क्लासेज में। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपयोगिता। यूटिलिटी एक शब्द आपको बार बार मिलेगा। यूटिलिटी कोई वस्तु नहीं है, यूटिलिटी कोई सामान नहीं है। यूटिलिटी बताता है, यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। यूटिलिटी रेफर्स, है ना, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन लेवल। किसी यूटिलिटी आपका जो है, हम लोग कह सकते हैं यूटिलिटी इज द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। किसी वस्तु में जो इच्छा पूर्ति करने की शक्ति होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपयोगिता कहते हैं। जैसे खाना खाते हैं, तो खाना खाने से पहले आप सोचोगे हमारा पेट भर जाना, तो खाना खाते तो आपको अच्छा लगता है, गाना सुनते तो आपको अच्छा लगता है, पढ़ाई करते हैं हमसे तो आपको अच्छा लगता है। यही तो उपयोगिता है। और इसी उपयोगिता के लिए कंज्यूमर प्राइस पे करते हैं। जिस वस्तु के लिए जिसको जितना अधिकतम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो उस वस्तु के लिए उतना ही प्राइस पे करना चाहेगा। तो कंज्यूमर हमारा जो है हमेशा क्या चाहता है? उसे अधिकतम यूटिलिटी मिले। तो यूटिलिटी को हम देख नहीं सकते हैं, यूटिलिटी को हम महसूस करते हैं। जैसे सिनेमा देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, गाना सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है, रोटी खाते तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन इसमें कंसेप्ट है कि शुरू में किसी वस्तु को जब उपयोग करते हैं तो हमें उसके प्रति हमें उसमें उपयोगिता ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि शुरू में हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो पहला रोटी खाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि शुरू में हमारा भूख की इंटेंसिटी ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। दोबारा फिर खाना, दूसरा रोटी खाते हैं और लगातार खाते हैं तो पहला जितना अच्छा लगा था दूसरा रोटी उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी भूख की इंटेंसिटी क्या हुआ? कम गया। उसी तरीके से पानी पीते हैं, तो जब पानी पीते हैं तो प्यास लगी होती तो पहला गिलास पानी का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा गिलास वही है, पानी है वही है, आपको उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहा जाता है कि शुरू में जो है किसी गिलास के लिए उपयोगिता अधिक होती है ना। तो इसलिए जब हम लगातार किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल उपयोगिता क्या होती है? घटती चली जाती है। देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनी जो है हर साल जो सामान बनाती हैं कुछ रैपर चेंज कर देती है, कभी ऑफर देती है, ताकि लोगों का साइकोलॉजी बना रहे। क्योंकि जब उपयोगिता घटेगा तो डिमांड भी कमेगा, क्योंकि बाजार में जो डिमांड है वो यूटिलिटी पर ही आधारित है। एनीवे हम लोग विस्तार से करेंगे। चलिए पहले से लिखिए, यूटिलिटी refers to one satisfying power of any commodity. Utility refers to one satisfying power of any commodity. किसी वस्तु में जो इच्छा पूर्ति करने की शक्ति होती है उसे उपयोगिता कहा जाता है। उसे उपयोगिता कहा जाता है। ऐसे लिख सकते हैं नोट करके, यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता क्या है? एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। आगे लिखिए, द टर्म यूटिलिटी फर्स्टली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर जेवेंस। प्रोफेसर जेवेंस। उपयोगिता शब्द सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में प्रोफेसर जेवेंस के द्वारा उपयोग किया गया था, है ना। प्रोफेसर जेवेंस के द्वारा उपयोग किया गया था। चलिए क्लियर है? तो यूटिलिटी का मतलब समझे। अभी हम लोग देखेंगे दो चीज, आराम से सीखिए। अभी पहला एक है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या इसको बोलते हैं? सीमांत
उपयोगिता। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, है ना। तो चलिए लिखते हैं पहले, फिर हम समझाते हैं। लिखिए, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी which are derived by consuming one additional unit of any commodity, by consuming one additional unit of any commodity। वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को उपयोग करने पर जो उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। जैसे, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी को लिखिए, इट इज डिनोटेड एज, MU इज डिनोटेड एज, इसको इस तरीके से निर्दिष्ट किया जाता है, MU का मतलब होता है TUN-1। देखिए, TUN का मतलब होता है प्रेजेंट टोटल यूटिलिटी, और TUN-1 का मतलब एक स्टेप पहले, प्रीवियस। तो अभी जितना मिल रहा है अब प्रीवियस वाला घटा देंगे तो जो हमें एक्स्ट्रा मिला वो हमें मिल जाएगा। बहुत सिंपल फार्मूला है। या हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन TU बाई चेंज इन Q। Q क्या, कोई वस्तु है, हम लिख देते हैं ऐसे, तो सबका मतलब पता चलेगा ही आपको। देखिए, यहाँ पर MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर TU का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर डेल्टा TU का मतलब होता है चेंज इन TU, डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन कमोडिटी Q। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में, हालांकि उतना ज़रूरत नहीं है MU, तो करेंगे कि जो टोटल यूटिलिटी है उसको Q के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देता हो, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं है। अगर दो वस्तु हैं तो पार्सली करते हैं, वो हम आगे बताएंगे, है ना, आगे हम बताएंगे। यहाँ तक रखते हैं। अब देखिए, जो मार्शल साहब हैं वो जो यूटिलिटी को उन्होंने कार्डिनल नंबर के द्वारा व्यक्त करने की बात बताई है। जैसे ये जो नंबर देख रहे हैं 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। बहुत बार देखे होंगे जब आप यूपीएससी का, जब आप पीटी का क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ लोग देखते होंगे कि उससे बहुत सारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन छूट जाता है। तो मालूम है क्यों छूट जाता है? क्योंकि क्वेश्चन उनको लगता है कि सब हम इंडियन इकोनॉमिक्स से पढ़ लेंगे किताब लेके तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये सही नहीं है। यानी कि जब आप कम से कम 11-12 का जो माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक्स इंडियन चारों बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तब आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूट जाता है। क्योंकि हम लोग ऑप्शनल की बात करते हैं तो विस्तार से पढ़ते हैं, और यदि इस पेपर को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका पीटी भी अच्छा से जाता है। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। ऐसे पहले लिख लीजिए, मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी, है ना, कुल उपयोगिता का अर्थ। क्लियर? तो मीनिंग ऑफ TU तो हो गया था।
इसे लिखते हैं TU इज समेशन ऑफ MU, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग है ना। किसको हम लोग टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ MU। नोट कीजिए, ये बहुत बेसिक है। हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं टॉपिक्स। हो गया, चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये अगर यूनिट्स है किसका, मान लिया ब्रेड का, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करके। किसका यूनिट्स है, ब्रेड का यूनिट मान लिया। यहाँ पर लेते हैं MU। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। पहला रोटी खाते हैं तो मान लिया कि 10 यूनिट के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। दूसरा क्या मिला, 8। दूसरा क्या मिला, 6, फिर 4, फिर 2, 4 0, फिर -2। ये कुछ और नंबर हो सकता है, क्रम इसी तरीके से होगा। ए रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है कि यदि हम पहली ब्रेड खाते हैं तो हमें 10 यूनिट्स के बराबर, 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरा 8 यूटिल्स के बराबर, तीसरा 6 के बराबर। देख रहे हैं जैसे जैसे ब्रेड हम खाते कंज्यूम लगातार कर रहे हैं तो वैसे वैसे हमारी सीमांत उपयोगिता घटते चली जाती है। ये नेचर से, जब कोई वस्तु को कंज्यूम करेंगे, किसी भी वस्तु को कंज्यूम करेंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटते चले जाती है। लेकिन प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन लगातार होगा तब। एक रोटी अभी खाएंगे, एक रोटी शाम में खाएंगे तब नियम लागू नहीं होगा। एक बार गाना भी सुनेंगे, दूसरा बार भी वही गाना सुनेंगे, उसी मोड में सुनेंगे तभी नियम आपका लागू होगा। पहला बार रोटी अगर खाए हैं सादा तो दूसरा बार रोटी घी लगा खाएंगे तब नियम लागू नहीं होगा। ये आगे हम पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तब हम इसको डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। अगर हमें निकालना हो टोटल यूटिलिटी तो क्या होता है, समेशन MU है ना। तो क्या करेंगे, देखिए तो 10 है तो 10 + 8 18 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 10 + 8 + 6 तो 24 हो जाएगा। 10 + 8 + 6 + 4 तो 28 हो जाएगा। 10 + 8 + 6 + 4 + 2 तो 30 हो जाएगा। देख रहे हैं 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 तो फिर 30 हो जाएगा। फिर 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 ± 2 तो देख 28 हो जाएगा। ये आगे हम इसको ध्यान से बताएंगे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग लगातार किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं, ये ऑर्डर अलग हो सकता है। ये 10 है तो 9 होगा, 9.5 होगा, लेकिन घटेगा। क्या घटेगा, ये लगभग सभी चीज़ों के साथ लागू है। अगर जो कंडीशन होगा उसके हिसाब से, अगर है ना कि जब हम इसकी लॉ पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस, उपभोग की प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए। वस्तुओं के देयर शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के कंजम्पशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे पानी की बात करते तो पहला, अगर हम किसी व्यक्ति को प्यास लगे थे, पहला 1 चम्मच पानी देंगे, दूसरा 1 गिलास पानी देंगे तो हो सकता है दूसरा से ज़्यादा अच्छा लगे। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं, जब भी कोई थ्योरी पढ़ते हैं, उसके पीछे जम्पशंस होता है। अगर जम्पशन फेल हो गया तो थ्योरी भी क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। एक हो गया, आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग साथ ही साथ ये दिखा देते हैं कि जब आपका टोटल दिया रहेगा तो मार्जिनल कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग जो है आपको लॉ पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए लिखिए, बस सिंपल सा, लेकिन चूंकि आंसर राइटिंग में इसमें बहुत सारा कुछ नहीं लिखना है, लेकिन जब आपके अंदर बेसिक कंसेप्ट रहेगा तो अच्छे से लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखो, हेडिंग दे दीजिए। क्या हेडिंग दीजिएगा? कैलकुलेशन ऑफ MU when TU is given। यहाँ देखिए यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6 7। जैसे मान लें यहाँ टोटल दिया रहेगा, यहाँ दिया हुआ 10 18 24 28 30 30 फिर 28। निकालना क्या है? निकालना आपको है MU। तो कैसे निकालेंगे MU? तो होता है क्या, TUN माइनस TUN माइनस 1 ही ना करते हैं। तो TUN कितना दिया हुआ है? 10। इसके पहले कुछ है? कुछ नहीं, 0। तो क्या हो जाएगा? 10। फिर हो जाएगा 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 तो 6, 28 माइनस 24 तो 4, 30 माइनस 28 तो आपका 2, और 30 माइनस 30 तो 0, 28 माइनस 30 तो -2। इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि इसे आपसे पूछेगा नहीं, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन दी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। एनीवे, तो जानकारी हमको होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझ में आएगा, लिखिए। हेडिंग है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या बोलेंगे? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है? या इसी को एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं गोसेन फर्स्ट लॉ। गोसेंस फर्स्ट लॉ। गोसेन का पहला नियम। गोसेन का पहला नियम। बहुत और क्वेश्चन पूछा है इससे। लिखिए, लिखिए, मीनिंग्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मीनिंग्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है? मीनिंग्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम।
का अर्थ लिखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility states that, law of diminishing marginal utility states that if a consumer, ऐसे लिखिए, if a, हाँ ना, law of diminishing marginal utility states that, कॉमा लिखिए, if consumption process is continuous, फिर कॉमा दीजिए, law of diminishing marginal state that if consumption process is continuous, comma लिखिए, initially marginal utility, initially marginal utility decreases, यार है ना, चाहे कर सकते इसे लिख लीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट इफ कंजम्पशन प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, इफ कंजम्पशन प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी continuously decline, हिंदी में लिखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बतलाता है कि यदि उपभोग की प्रक्रिया लगातार हो, तो सीमांत उपयोगिता लगातार घटते चली जाती है। इसको विस्तार से बता रहे हैं, घटते चली जाती है। अब देखिए, जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसका एजम्पशंस होता है, तो इसका भी एजम्पशन है, तो लिखिए, सेकेंड लिखिए, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। आगे लिखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस, यह निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। 1 2 3 करके लिखिए। पहला लिखिए, कंजम्पशन प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअस, उपभोग की प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए, उपभोग की प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए। दूसरा लिखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर। तीसरा लिखिए, कंज्यूमर शुड बी रेशनल, उपभोक्ता को विवेकशील होना चाहिए, उपभोक्ता को विवेकशील होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, देयर शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, देयर शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी, वस्तु का एक स्टैंडर्ड, है ना, उपभोग के लिए वस्तु का एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। लिखिए, गुड्स शुड बी होमोजेनस, या गुड्स टू बी कंज्यूम्ड मस्ट बी होमोजेनस, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं एक ही प्रकार का होने चाहिए। जैसे पहला रोटी अगर सादा, दूसरा भी सादा होना चाहिए। पहली बार अगर सिनेमा हम घर में देखें, दूसरा बार घर में देखना चाहिए। पहली बार सिनेमा अगर घर में देखे हैं, दूसरी बार अगर हम सिनेमा हॉल में देखें तो नियम लागू नहीं होगा। पहली बार गाना अगर हम ईयरफोन पर सुने, दूसरा बार अगर हम थिएटर में सुने तो वो नियम लागू नहीं होगा। एक ही सिचुएशन होना चाहिए। लिखिए, देयर शुड नॉट बी चेंज इन फैशन एंड हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता के फैशन और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी कांस्टेंट, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अब इसको हम 2 लाइन में एक्सप्लेन करके दे देंगे, नोट्स मिलेगा आपको तो उसमें एक्सप्लेन किया रहेगा, क्योंकि 500 वर्ड में आपको जवाब देना है ना।
तो 500 वर्ड में अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे? अभी तो हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा इसका एजम्पशन, फिर इसका एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? 2-3 लाइन और छोड़ दीजिए, अभी हम बताएंगे एक्सप्लेनेशन के दौरान। लिखिए अब एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें मैं ही एग्जाम्पल लेते हैं पहले, है ना? अभी बताए है ना, जैसे कि ये आपका यूनिट्स है, जैसे ये आपका यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे MU है एंड 10 8 6 4 2 0 -2, यही ना है? तो यहाँ जो 0 है यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। तो इस डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इधर अगर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 10 तक है। यहाँ अगर यहाँ हम यूनिट्स लिए हैं तो यहाँ हम क्या लेते हैं? यहाँ हम MU दिखाते हैं, यहाँ Y लेते हैं, है कि नहीं? तो अगर हम बात करते हैं इधर तो ले लीजिए 2 4 6 8 10 और -2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 10। तो क्या देख रहे हैं? पहली बार 1 है तो 10 है, 10 मिला। पहली बार में कितना मिला? पहली बार में 10 मिला। दूसरी बार में कितना मिला? 8 मिला। यहाँ दूसरा है, यहाँ 8 है। फिर तीसरा बार में कितना है? 6 है। यहाँ देखिए 6 है। फोर्थ में कितना है? 4 है, 4 है। फिर कितना है? 2 है। फिर कितना है? 0 है, फिर -2 है। इस तरीके से जब डायग्राम बनाते हैं तो आपका इस तरीके से वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव MU। इसको बोलते हैं 0 MU। इसको बोलते हैं नेगेटिव MU। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे? नाम है A B C D E F। तो इसको ऐसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी जो भी है। यहाँ से लेके A से लेके हमारा जो E तक है, A से लेके यहाँ तक है, क्या है? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो देख रहे हैं E वाला पॉइंट, यही आपका क्या है? पॉइंट ऑफ कंज्यूमर यहीं पर सेटिस्फाइड है। कंज्यूमर यानी इसको हम लोग पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी कहते हैं। इस पॉइंट को हम लोग जो है, देखिए इसको हम लोग जो है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी कहते हैं, संतुष्टि वाला बिंदु भी कहते हैं। इसको हम लोग डिसयूटिलिटी कहते हैं, नेगेटिव यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर है? तो कंज्यूमर कहाँ रहना पसंद करेगा? कंज्यूमर यहाँ रहना पसंद करेगा। यानी जब कोई कंज्यूमर 6 रोटी खा लेता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है। कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमको MU और TU में रिलेशन को बतलाना होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। नेक्स्ट क्लासेज में इसको पढ़ के आइएगा। हम आपको MU और TU के रिलेशन बताएंगे, इसके एक्सेप्शन को बताएंगे, साथ ही साथ हम इसे डिमांड कर कैसे डिराइव करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे।